हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ABM के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका कंप्लायंस ऑडिट के बारे में। तो बैंकों में कंप्लायंस की जाती है और उस कंप्लायंस का ऑडिट भी किया जाता है। और इस लेक्चर में हम विशेष करके देखेंगे कि RBIA क्या होता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट क्या होता है। ओके, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में कंप्लायंस ऑडिट के इंट्रोडक्शन में समझते हैं। एक हिसाब से हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कंप्लायंस ऑडिट की ज़रूरत क्यों है। ओके, द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। तो किसी भी बैंक के बारे में अगर आपको इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब आप उसमें उसके शेयर खरीदें ना खरीदें, उस बैंक को खरीदें ना खरीदें, इस तरीके के डिसीजन अगर आपको लेने हैं तो उसके लिए आपको उस बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन, उस बैंक की परफॉर्मेंस के बारे में पता होना चाहिए। और ये बातें कहाँ से पता चलेंगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बैंक जो अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देगा उसी से पता चलता है। ओके, तो जो यूजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उन्हें जानकारी चाहिए होती है किस बारे में? किसी भी बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि उस बैंक के बारे में वो अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। दे आर इंटरेस्टेड इन इट्स लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी and the risk related to the asset and liability recognized on its balance sheet and to its off balance sheet item। तो जो यूजर होगा, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेना चाहता है, वो इंटरेस्टेड किस में होगा? लिक्विडिटी में, कि बैंक के पास पर्याप्त पैसा है या नहीं है। सॉल्वेंसी में, मतलब क्या ये अपने आप को बचा के रख सकेगा, सॉल्वेंट रहेगा, ऐसा तो नहीं बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो इंटरेस्टेड होंगे कि बैंक के पास पर्याप्त लिक्विडिटी हो, बैंक अपने आप को ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए, और जो भी रिस्क एसोसिएटेड है, किसके साथ रिस्क, किसके साथ एसोसिएटेड हैं? जो भी बैंक की एसेट एंड लाइबिलिटी हैं, जो उसने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है, या कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जो होते हैं उनको जो है उनमें क्या रिस्क एसोसिएटेड है, क्या रिस्क जुड़ा हुआ है, उसके बारे में जानकारी चाहिए होती है यूजर को। ओके, तो यूजर क्या जानना चाहता है? बैंक के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है कि नहीं, बैंक सॉल्वेंट रहेगा, चलता रहेगा या नहीं, साथ ही साथ में बैंक ने अपनी बैलेंस शीट में जो भी एसेट और लाइबिलिटी दिखाई उनमें कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है, कितना रिस्क एसोसिएटेड है, ये सारी चीज़ें जानना चाहता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर some very useful information is better provided or can only be provided by notes to the financial statement। तो जो यूजर्स हैं उसको कुछ जानकारियाँ जो चाहिए होती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना दे करके हम उन्हें नोट्स के तौर पर प्रोवाइड कर देते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो कई सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है कैसे प्रोवाइड की जाती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना मिल करके, बल्कि एक नोट्स के तौर पर, एक्स्ट्रा नोट्स के तौर पर मिल जाती हैं। द यूज ऑफ नोट्स एंड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन एक्ट्स एज मीन टू एक्सप्लेन एंड डॉक्यूमेंट सर्टेन आइटम्स which are either presented in the financial statement or otherwise affect the financial position and performance of the reporting enterprises। तो ये बोल रहे हैं कि जो बैंक है, मान लीजिए, वो क्या करता है, जब भी आपको यूजफुल नोट्स या सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन या नोट्स क्या करते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अभी जो बैंक है, जो भी रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेज है, जो भी बैंक है या जो जिसने भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू किया है, उसने ये जो नोट्स और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दी है, उससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा पता चल जाता है। हो सकता है कि वो जानकारी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मौजूद हो, लेकिन हम उसको पता ना कर पाएँ, हम डिसाइफर ना कर पाएँ। ओके, तो इसलिए वो एडिशनल जानकारी एडिशनल नोट के तौर पर हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कुल मिला करके यहाँ पर जो बातें हो रही हैं फ्रेंड्स, वो ये होती हैं डिस्क्लोजर की। कुल मिला करके ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप शेयर करिए, यहाँ पर जो कहने का भाव है। ओके, रिसेंटली अ लॉट ऑफ अटेंशन हैज़ बीन पेड टू द इशू ऑफ मार्केट डिसिप्लिन इन द बैंकिंग सेक्टर। अब आपको पता है वेसल 2 में 3 पिलर की बात होती है ना, जिसमें से थर्ड पिलर आपका क्या है? मार्केट डिसिप्लिन। पहला पिलर है कैपिटल एडिक्वेसी, दूसरा है फ्रेंड्स आपका सुपरवाइजरी रिव्यू, और तीसरा आता है मार्केट डिसिप्लिन। तो वही बोल रहे हैं कि रिसेंट में मार्केट डिसिप्लिन में ज़्यादा जोर दिया गया। मार्केट डिसिप्लिन क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत होती है, दैट इज मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन हाउएवर वर्क्स ओनली इफ मार्केट पार्टिसिपेंट हैव एक्सेस टू टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन which enables them to assess banks activities and their risk inherent in these
एक्टिविटीज़। तो मार्केट डिसिप्लिन फ़ायदेमंद तभी होगा जब मार्केट के पार्टिसिपेंट, जो लोग इसमें शेयर खरीदना बेचना चाहते हैं या और कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन मार्केट पार्टिसिपेंट को अगर समय से और भरोसे वाली जानकारी अगर अवेलेबल हो तभी मार्केट डिसिप्लिन का फ़ायदा है। अगर जानकारी लेट मिल रही है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर गलत जानकारी मिल रही है तो भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर टाइमली जानकारी मिल जाए और विश्वसनीय जानकारी अगर मिलती है तो उसकी वजह से वो क्या करेंगे, बैंक की एक्टिविटीज़ को एसेस कर पाएंगे कि हाँ बैंक सही चल रहा है या नहीं चल पा रहा है, और साथ ही साथ में उन एक्टिविटीज़ में जो भी रिस्क इनहेरेंट है, जो रिस्क छिपे हुए हैं, उनके बारे में भी उनको आइडिया लग जाता है। इनेबलिंग मार्केट डिसिप्लिन में हैव सेवरल बेनिफिट्स। अगर हम मार्केट डिसिप्लिन ले आए जो है बैंकों के अंदर में, डिस्क्लोजर, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक डिटेल्स को डिस्क्लोज करें तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। इसी मार्केट डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए मार्केट डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है किसमें, बेसल 3 में। बेसल 2 फ्रेमवर्क में एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था, बेसल 3 में भी है, 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 3 पिलर की बात की गई थी और इसमें जो थर्ड पिलर है वो जो है आपका मार्केट डिसिप्लिन है। तो मार्केट डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। सेवरल बैंक्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर्स ऑफ सच बैंक्स आर फ्रीली ट्रेडेबल इन द स्टॉक मार्केट। अब बहुत सारे बैंक हैं हमारे जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर भाई लिस्टेड हैं, सीधी सी बात, उनके जो शेयर्स हैं वो आसानी से खरीदे और बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी होगा कि हम इन्वेस्टर्स को कब प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जब हमें सारी जानकारी इकट्ठा मिल पाएगी। द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन सच लिस्टेड बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कॉल फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी इन द मैटर ऑफ डिस्क्लोजर इन द अकाउंट्स ऑफ बैंक। तो हमें इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो चुका है और इसके लिए हमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। किस मामले में, मैटर ऑफ डिस्क्लोजर में। मतलब हम बैंक जो है कोई भी चीज़ छिपाए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को लोगों के साथ शेयर करे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉक होल्डर्स प्लस डिपॉजिटर इक्वल टू स्टेक होल्डर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टॉक होल्डर मतलब जिन्होंने शेयर खरीद रखा है, डिपॉजिटर्स मतलब जिन्होंने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या फिर जो है फिक्स्ड एफडी वगैरह में, है ना, या जैसे टर्म डिपॉजिट टीडी भी बोलते हैं, एफडी या टीडी में जो है पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो वो डिपॉजिटर्स हो गए। जिन्होंने शेयर परचेज कर रखा है वो शेयर होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स हो गए। तो इनको और दोनों को मिला करके स्टेक होल्डर्स जिनका हक है, जिनकी थोड़ी बहुत मालिकाना हक है, उसे स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। जैसे बैंक में जितने भी लोग काम करते हैं वो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, बैंक के जो कस्टमर होते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने बैंक का शेयर खरीदा है वो जो है उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। दिस इक्वलिटी सेज इज इट ऑल। मतलब कहने का ये है कि स्टॉक होल्डर्स प्लस डिपॉजिटर दोनों को हमें यहाँ पर सेव रखने की ज़रूरत है। डिपॉजिटर का भी पैसा नहीं डूबना चाहिए और शेयर होल्डर्स का भी पैसा डूबना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो 1949 में आया था मेरे ख्याल से। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के इनैक्टमेंट से पहले जो भी बैंकिंग को मैनेज करने का जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 होता था फ्रेंड्स। ओके, बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू बैंकिंग कंपनीज वर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू पार्ट 10A ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। इनका कहने मतलब है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बनने से पहले हमारे जो बैंक होते थे उनको बैंकिंग कंपनीज माना जाता था और उनको गवर्न किया जाता था किस एक्ट के तहत, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, जिसका पार्ट 10A इसे मैनेज करता था। तो अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि अगर कंपनीज एक्ट था हमारे पास तो हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके पीछे कारण है फ्रेंड्स जो है, while the primary objective of the company law is to safeguard the interest of stockholder। देखिए जो कंपनी लॉ है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो भी स्टॉक होल्डर्स हैं जिन्होंने शेयर खरीद रखा है उनको बचा के रखना है। ओके, जबकि बैंक में क्या है, स्टॉक होल्डर्स भी हैं प्लस डिपॉजिटर भी हैं। इसीलिए जो कंपनी लॉ था वो पर्याप्त था किसके लिए, जो स्टॉक होल्डर है उसको तो बचा के रख रहा है, लेकिन डिपॉजिटर को बचाने में सक्षम नहीं था। इसीलिए जो है इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को बनाया गया था। आई बिलीव आपको बात समझ में आ गई होगी। करंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर द बैंक्स आर स्पेल्ड आउट अंडर फॉलोइंग रेगुलेशन स्टैंडर्ड। मतलब बैंकों को अपनी डिटेल्स शेयर करनी होगी, इसके लिए कौन कौन से एक्ट हैं। तो पहला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दूसरा है कंपनीज एक्ट 2013, तीसरा है कंपनीज रूल 2014,
चौथा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और पांचवा है आरबीआई की गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आरबीआई ने गाइडलाइन दे रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर करने के लिए। और छठा है आपका आरबीआई की गाइडलाइन बेसल 3 रिक्वायरमेंट, जिसमें आपका पिलर नंबर 3 की बात हुई है। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैंक, आरबीआई हैज एडवाइज दैट अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड नोट्स टू अकाउंट शुड बी शोन अंडर शेड्यूल 17 एंड शेड्यूल 18 रिस्पेक्टिवली। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसी है उसको शेड्यूल 17 के तहत और नोट्स टू अकाउंट जो है शेड्यूल 18 के तहत जो है प्रेजेंट किए जाने चाहिए। जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो मैं आपको बता नहीं रहा था कि अकाउंट जो आपका ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अलावा जो नोट्स वगैरह आपको बनाने हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, वो एज पर शेड्यूल 18 होगी, और अकाउंट पॉलिसी का जो सिग्निफिकेंस वो शेड्यूल 17 के तहत रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड जो है बातें हमारी इंट्रोडक्शन की। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो यूजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उन्हें जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसके बारे में, बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, बैंक की परफॉर्मेंस के बारे में, ताकि वो अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। उसके बाद में जो यूजर होता है वो बैंक की लिक्विडिटी में क्या पर्याप्त पैसा है, उसके बाद इसमें इंटरेस्टेड होता है। बैंक की सॉल्वेंसी में कि बैंक जो है बैंकरप्ट नहीं होगा, दिवालिया नहीं होगा, बचा रहेगा, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। या बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें जो भी रिस्क होता है, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या रिस्क बैंक जो है लेकर के चल रहा है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें फुल और कंप्लीट डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए। यूजर इंटरेस्टेड होगा कि उसे फुल और कंप्लीट डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी या तो उसे प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए या एज ए नोट के तौर पर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। जो भी नोट्स या जो है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो है हम यूज करते हैं, तो वो क्या करती हैं, तो वो एक तरीका बनती हैं, एज ए मीन्स बनती हैं, और वो ये बताती हैं कि जो भी बैंक है जिसने भी ये बैलेंस शीट जो है रिप्रेजेंट करी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी परफॉर्मेंस की क्या स्थिति है, इसी के बारे में वो एडिशनल नोट्स और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हमें जानकारी देते हैं। उसके बाद में मार्केट डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट जो है लाने पर बहुत जोर दिया गया है। लॉट ऑफ अटेंशन हैज़ बीन पेड इशू ऑफ मार्केट डिसिप्लिन बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में मार्केट डिसिप्लिन लाने की कोशिश की गई है। इसी के लिए वेसल 2 में 3 पिलर की बात की जाती है, जिसमें से थर्ड पिलर आपका मार्केट डिसिप्लिन है, सेकंड पिलर आपका सुपरवाइजरी रिव्यू है, और फर्स्ट पिलर आपका कैपिटल एडिक्वेसी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया फ्रेंड्स, ओके, आपका बीएफएम में खास करके पूछा जाता है कि पिलर 3 कौन सा है, पिलर 2 कौन सा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला पिलर है कैपिटल एडिक्वेसी, दूसरा पिलर है सुपरवाइजरी रिव्यू, और थर्ड पिलर है मार्केट डिसिप्लिन। उसके बाद में मार्केट डिसिप्लिन तभी बेनिफिशियल है जब मार्केट पार्टिसिपेंट को जो जानकारी है वो टाइमली मिल जाए और विश्वसनीय जानकारी मिल जाए, रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर ऐसा होगा तभी वो बैंक की एक्टिविटीज़ को एसेस कर सकेंगे और उसमें जो भी रिस्क छिपे हुए हैं उसको भी जो है एनालाइज कर पाएंगे। मार्केट डिसिप्लिन को यदि इनेबल किया जाएगा तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसी के लिए वेसल 2 फ्रेमवर्क में वेसल 3 को मार्केट डिसिप्लिन को वन ऑफ द 3 पिलर्स में से एक पिलर बनाया गया है, जो कि है पिलर नंबर 3। बहुत सारे बैंक हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं और उनके शेयर जो है फ्रीली खरीदे और बेचे जाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी उनके पैसे को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे लिस्टेड बैंक के इन्वेस्टर्स के पैसे को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे में ज़रूरत होती है कि मोर ट्रांसपेरेंसी इन द मैटर ऑफ डिस्क्लोजर इन द अकाउंट ऑफ बैंक के जो अकाउंट की डिटेल्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। आप ये देखते होंगे कई बार न्यूज़ आती है, जैसे बैजूज रिसेंटली उसमें था कि इन्होंने अपनी बैलेंस शीट जो है फाइल नहीं करी हुई है, जबकि 2 साल से ज़्यादा डिले हो रहा है। तो ऐसे में डाउट बनने लगता है इन्वेस्टर्स को, ओके। तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा डिटेल्स शेयर करने की ज़रूरत है। स्टॉक होल्डर्स प्लस डिपॉजिटर्स दोनों मिलकर के स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी बैंक में, ओके। स्टॉक होल्डर्स जिन्होंने शेयर खरीद रखा है, डिपॉजिटर्स जिन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा कर रखा है, चाहे करंट अकाउंट में, चाहे सेविंग अकाउंट में, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बनने से पहले बैंकिंग कंपनीज को गवर्न किया जाता था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के पार्ट
10A के तहत। लेकिन फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो उन्होंने ये बताया कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडियन कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज लॉ का या इंडियन कंपनीज एक्ट 1996 का, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था कि क्या करना, जो भी जिन्होंने भी शेयर खरीदा है उनके पैसे को, उनके इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर पैसा होता है एक तरीके से, उसको सेफ गार्ड करना था। यानी कंपनी लॉ जो है, कंपनी लॉ क्या करता था, जिन्होंने भी बैंकों के शेयर खरीदे हैं उनको बचा के रखने की पूरी कोशिश करनी होती थी। लेकिन जिन्होंने डिपॉजिट किया हुआ पैसा डिपॉजिट किया उनको बचाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, तो उसी के लिए टू प्रोटेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, ये बैंकिंग रेगुलेशन जो है लेजिस्लेशन को लाया गया। करंटली कौन कौन से एक्ट हैं या कौन कौन से रेगुलेशन स्टैंडर्ड हैं जिसके तहत बैंकों को डिस्क्लोजर करना पड़ता है, डिटेल्स अपनी शेयर करनी पड़ती है? तो पहला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फिर आता है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, कंपनीज रूल 2014 के तहत। ध्यान दीजिएगा, ये कंपनीज एक्ट 2013 है, ये कंपनीज रूल्स 2014 है। ओके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत आरबीआई गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आरबीआई गाइडलाइन फॉर वेसल 3 रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्क्लोजर करने की कोशिश की जा रही, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को कस्टमर के साथ, आम जनता के साथ शेयर करने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्मिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइस किया कि शेड्यूल 17 के तहत सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसीज और शेड्यूल 18 के तहत नोट्स टू अकाउंट जो है दिखाए जाने चाहिए। ओके, अब आगे बात करते हैं रोल ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। तो RBIA की बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, सभी बैंकों में दो तरीके से ऑडिट होते हैं। एक होता है इंटरनल ऑडिटर, बैंक का खुद का ऑडिटर। आप में से कई लोगों की जॉब भी ऐसी, मतलब आप में से कई लोगों की प्रोफाइल ऐसी होगी जिसमें आप ऑडिटर के तौर पर काम कर रहे होंगे, तो वो इंटरनल ऑडिटर हो गए। और होता है फिर दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटर, जो कि बाहर से चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बुलाए जाते हैं, वो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर रोल ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो पहले देखिए डेफिनेशन की बात। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स डिफाइन RBIA रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट एज ए मेथडोलॉजी दैट लिंक्स इंटरनल ऑडिटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स जो है उन्होंने RBIA रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को बताया है कि ये एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसमें हम बैंक के इंटरनल ऑडिटिंग को लिंक कर देते हैं किसके साथ, बैंक के ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के साथ में। तो बैंक के ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के साथ में बैंक का इंटरनल ऑडिटिंग लिंक रहता है, इसे ही हम रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कहते हैं। समझते जाइए, थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, पूरा इसी बारे में ही लेक्चर ही है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ी देर में और बाद में समझ में आ जाएगा। RBIA रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट अलाउज इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू द बोर्ड दैट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आर मैनेजिंग रिस्क इफेक्टिवली इन रिलेशन टू बैंक्स रिस्क एपेटाइट। तो जो RBIA होता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट होता है, वो अलाउ करता है इंटरनल ऑडिट को कि वो एश्योर करे, जो भी इंटरनल ऑडिटर्स हैं वो एश्योर करते हैं, एश्योरेंस प्रोवाइड करता है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड को, कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर रही हैं। और किस हद तक मैनेज कर रही है, जितना रिस्क बैंक सह सकता है। बैंक की रिस्क एपेटाइट का मतलब बैंक कितनी भूख है रिस्क को झेल जाने की, उतने हद तक रिस्क को मैनेज किया जा रहा है। ओके, तो RBIA क्या करता है, इंटरनल ऑडिट को एश्योरेंस प्रोवाइड करता है किसको, बोर्ड को, कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर रही हैं। एक बड़ा ही बढ़िया लाइन ये, आपको अब शायद आपका काफ़ी कुछ हद तक RBIA क्लियर हो जाना चाहिए इस लाइन से। देखिए, RBIA रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इज नॉट अबाउट ऑडिटिंग रिस्क। ध्यान दीजिए, रिस्क को ऑडिट करना नहीं होता है RBIA, बल्कि अबाउट ऑडिटिंग द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क का मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं उसका ऑडिट करना RBIA है। समझ गए मेरी बात? RBIA का मतलब रिस्क को ऑडिटिंग करना नहीं होता है। हम रिस्क नहीं ऑडिट करेंगे, लिक्विडिटी रिस्क है या नहीं है, हम उस चीज़ की ऑडिट नहीं कर रहे हैं, बल्कि लिक्विडिटी रिस्क को हम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका ऑडिट कर रहे हैं। मेरी बात आप समझे? लिक्विडिटी रिस्क है या कोई भी मान लीजिए क्रेडिट रिस्क है, तो क्रेडिट रिस्क का ऑडिट नहीं किया जा रहा है। हाउ इफेक्टिवली वी आर मैनेजिंग द क्रेडिट रिस्क, क्या क्रेडिट रिस्क को हम इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं? ओके,
तो उसका जो है ऑडिट करना ही RBIA होता है। तो RBIA इज नॉट अबाउट ऑडिटिंग रिस्क, ये रिस्क को ऑडिट नहीं करता है, ये मैनेजमेंट ऑफ रिस्क को ऑडिट करता है कि आप रिस्क को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, उसका ऑडिट हो रहा है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे बैंक में लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए जो भी मैकेनिज्म है, जो भी फ्रेमवर्क है वो अच्छा है, इसकी ऑडिट हम कर रहे हैं RBIA से। इट्स फोकस इज ऑन प्रोसेसेस अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट टीम, इसका फोकस कहाँ पर होता है, उन प्रोसेसेस पर होता है जो कि मैनेजमेंट टीम अप्लाई करती है, किसके लिए, ऑडिट करने के लिए। द रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल रिस्क, इंडिविजुअल रिस्क जो भी रिस्क हैं उनको हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको कैसे हम हैंडल कर रहे हैं, वो चीज़ देखी जाती है। द प्रोसेसेस यूज टू असेस रिस्क, टू डिसाइड ऑन द रिस्पॉन्स टू देम, टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स एंड टू रिपोर्ट टू द बोर्ड। यहाँ पर RBIA में हम क्या ध्यान देते हैं, कौन सी प्रोसेस यूज की जा रही है रिस्क को एसेस करने के लिए। एक बार आपने रिस्क को एसेस कर लिया तो उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं हम, उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, उस पर जोर दिया जाता है। जो रिस्पॉन्स हमने किया है यानी कि उस रिस्क को हैंडल करने के लिए जो भी स्टेप्स हमने उठाए हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाती है एंड फाइनली इसको रिपोर्ट किया जाता है किसको, बोर्ड को। तो ये सारी चीज़ें RBIA में आती हैं। देखिए थोड़ा बहुत और डिटेल यहाँ दी है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के बारे में ही है ये। देखिए ये है इनहेरेंट रिस्क होता है, मतलब हमारी जो भी बैंक में एसेट या लाइबिलिटी है या जो भी प्रोसेस हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं रिस्क छिपा होता है, उस रिस्क में हम अपना रिस्पांस लगाते हैं। कहने मतलब हम कोई ना कोई मेथडोलॉजी यूज करते हैं जिससे कि हम रिस्क को ख़त्म कर सकें। और इसके बाद जब ये हम मतलब रिस्क को जितना, कहने मतलब ये समझ लीजिए ऐसे हुआ, यहाँ 1 रिस्क 2 रिस्क 4 5 रिस्क हैं, इतने रिस्क हैं, ठीक है, ये एक जो है आपका फिल्टर है, दिस इज योर रिस्पॉन्स। यहाँ पर आपने इन रिस्क को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक आधे रिस्क आपके रह जाते हैं वो आपके रेजिडुअल रिस्क कहलाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो दिस इज इनहेरेंट रिस्क, हियर इज योर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब आपने इसको ख़त्म करने के लिए जो भी मेथडोलॉजी यूज करनी वो करी आपने, लेकिन उसके बावजूद जो रिस्क बच गया फ्रेंड्स उसे रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। ओके, तो RBIA रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड एश्योरेंस, ये एश्योर करता है कि रिस्पांस इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जो भी हमने यहाँ पर रिस्पांस, जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं रिस्क को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, वो अच्छे से काम कर रहा है, इसका एश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है, RBIA। मतलब रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो है ये चेक करता है कि बैंक में जो भी मेथडोलॉजी यूज हो रही है रिस्क को कम करने के लिए, जिसे हम रिस्पांस बोलते हैं, वो सही से ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात की एश्योरेंस हमें कौन देता है, RBIA ही देता है कि हाँ ठीक है, बैंक में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, वो सही हैं। ओके, उसके बाद में RBIA आल्सो प्रोवाइड एश्योरेंस दैट मैनेजमेंट्स रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, इवेल्युएट, मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन रिस्क आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। उसके बाद में रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट हमें एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि मैनेजमेंट की जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हैं, किसके लिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिस्क को एवेल्युएट करने के लिए, रिस्क को मॉनिटर करने के लिए और रिस्क को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करने के लिए, वो सही से काम कर रही हैं। इस बात को इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, RBIA की होती है। देखिए कहने का मतलब ये हुआ, मैंने आपको ये बताया ना कि RBIA कोई ऑडिट, रिस्क का ऑडिट नहीं कर, बल्कि मैनेजमेंट ऑफ रिस्क की ऑडिट करता है। तो वही बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल रिस्क के लिए जो भी रिस्पांस है उसको चेक करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, आपके RBIA की हो गई। उसके बाद में जो भी प्रोसेसेस बैंक में रिस्क को एसेस करने के लिए या उनके रिस्पांस को डिसाइड करने के लिए या उनके रिस्पांस को मॉनिटर करने के लिए या उनके उसको बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए जो भी प्रोसेसेस अपनाई गई हैं वो सही से फंक्शन कर रही हैं या नहीं कर रही, इसी को इंश्योर करना RBIA की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद में कहा गया है कि ऑल बैंक शैल अडॉप्ट द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट अप्रोच इन लाइन विद द RBI रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। तो सभी बैंकों को RBIA अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत होती है और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी गाइडलाइंस इशू की हैं उसको फॉलो करने की आवश्यकता होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट एट बैंक is to examine the bank's internal control environment including systems, procedure, governance and provide an assurance that these are adequate to mitigate risk। जो बैंक का इंटरनल ऑडिट होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट एट अ बैंक
बैंक के इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है कि वो एग्जामिन करे किस चीज़ को, बैंक के इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट को। बैंक में जो इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट है जिसमें आपके बैंक के सिस्टम्स हो गए, बैंक में जो भी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, बैंक में जो गवर्नेंस है, उन सभी को एग्जामिन करना और इस बात का एश्योरेंस प्रोवाइड करना कि ये जितने भी हम यहाँ पर सिस्टम प्रोसीजर या गवर्नेंस कर रहे हैं वो पर्याप्त हैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ओके, तो ये हो गई बात फ्रेंड्स हमारी RBIA के बारे में। तो इसमें हमने देखा सबसे पहले RBIA क्या होता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को डिफाइन किसने किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ने डिफाइन किया था। इन्होंने बताया कि RBIA एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसमें बैंक के इंटरनल ऑडिट को लिंक किया जाता है किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसी को ही चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट की जाती है, इसी को ही RBIA कहते हैं। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट क्या करता है, हमें अलाउ करता है एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए किसको, बोर्ड को एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस हमारे बैंक में चल रही हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, वो रिस्क को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं, अच्छे से काम कर रही हैं। RBIA जो है रिस्क को ऑडिट करना नहीं है, इज नॉट अबाउट ऑडिटिंग रिस्क, ये रिस्क को ऑडिट नहीं करता बल्कि मैनेजमेंट ऑफ रिस्क को ऑडिट करता है कि आप कितने अच्छे से रिस्क को मैनेज कर रहे हैं उसकी ऑडिटिंग की जाती है। यहाँ पर जो फोकस है हमारा वो होता है किस पर, प्रोसेस जो कि मैनेजमेंट टीम के द्वारा अप्लाई किया जाता है RBIA में, ठीक है। इट्स फोकस इज ऑन प्रोसेस अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट टीम। तो यहाँ पर RBIA का फोकस किस पर होगा, जो मैनेजमेंट टीम के द्वारा प्रोसेसेस अप्लाई की जाते हैं किसके लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए जो भी रिस्पांस हैं इंडिविजुअल रिस्क के लिए, रिस्पांस का मतलब जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं इंडिविजुअल रिस्क को मैनेज करने के लिए वो, उसके बाद में क्या प्रोसेस यूज की जा रही है रिस्क को एसेस करने के लिए, उसको ऑडिट करना, रिस्पांस जो दिया जा रहा है ना, कैसे रिस्क को आपने एक बार एसेस कर लिया तो उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उसके बारे में ऑडिट, उसके बाद में इसकी मॉनिटरिंग के बारे में ऑडिट, और उसके बाद में बोर्ड को रिपोर्ट करने के बारे में ऑडिट करना ही RBIA होता है। फिर हमने एक फिगर देखा रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में जिसमें हमने देखा कि बैंक की जो भी प्रोसेस में इनहेरेंट रिस्क होता है, फिर हम अपना रिस्पांस यूज करते हैं, अपनी मेथडोलॉजी यूज करते हैं, अपना फ्रेमवर्क यूज करते हैं रिस्क को कम करने का, फिर भी जो रिस्क बच जाता है उसे हम रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। फिर हमने देखा कि RBIA जो है एक एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो रिस्पांस हम यूज कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहा है, जो भी हम यहाँ पर रिस्पांस मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद में RBIA हमें जो है एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो हमारे मैनेजमेंट का रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है या प्रोसेस है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिस्क को इवेल्युएट करने के लिए, रिस्क को मॉनिटर करने के लिए और रिस्क के बारे में रिपोर्ट करने के लिए वो इफेक्टिवली काम कर रहा है। ओके, तो ये बातें हो गई। फिर हमने ये देखा कि सभी बैंकों को चाहिए कि वो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट अप्रोच को अपनाएं एज पर RBI रिक्वायरमेंट। कंडक्ट ऑफ ऑडिट को कैसे कंडक्ट करना है इसके लिए RBI ने जो भी गाइडलाइंस इशू की है उसके तहत RBIA को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। बैंक के इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है, इंटरनली जो ऑडिट होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, वो ये देखने का होता है कि बैंक का जो इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट है कोई फ्रॉड ना होने पाए, कोई गड़बड़ ना होने पाए। इन सब चीज़ों के लिए जो भी कंट्रोल इन्वायरमेंट है, चाहे उसके लिए हमारे जो सिस्टम्स बने हुए हैं, चाहे जो प्रोसीजर्स हैं, चाहे जो हमारे बैंक में गवर्नेंस है, जैसे प्रोसीजर्स बने हुए हैं। देखिए प्रोसीजर से ऐसे समझिए ऑडिट क्यों किया जाता है। मान लीजिए बैंकों में A4 पेपर खरीदना हो, आप अपनी ब्रांच में काम करते हैं, अगर आपको A4 पेपर खरीदना हो तो हो सकता है ब्रांच में थोड़ा सा इजी हो। अगर आप सर्कल ऑफिस के एंड पर देखें ना तो एक A4 पेपर खरीदने के लिए पहले आपने सीनियर मैनेजर से आप बात करोगे, फिर वो आपके चीफ मैनेजर से बात करेगा, फिर चीफ मैनेजर जो है AGM यानी डिप्टी सर्कल हेड को बताता है और फिर सर्कल हेड के पास ये बात पहुंचती है। यहाँ पर आप एक नोट बनाते हो जिसमें आप अप्रूवल लेते हो पूरा बाकायदा प्रोसीजर के तहत। वो अप्रूवल आपका पूरा ट्रेवल करके यहाँ तक अप्रूवल मिलता है, तब जा करके फाइनली आप प्रोक्योरमेंट कर पाते हो A4 पेपर का। अब 160 रुपये का पेपर खरीदने के लिए कई बार मन करता है ना कि खुद ही खरीद के ला के रख दिया जाए, इतना ज़्यादा बकैती करने से अच्छा है। लेकिन चूँकि बैंक के इन्वायरमेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्रोसीजर इज़ देयर। ओके, समझिए इस बात को। जैसे
आप एक जगह पर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बैंक के पास में 1 लाख ऐसे या 10,000 ऐसी जगह हैं, 10,000 मतलब मान लीजिए ब्रांचेज हैं उसकी, तो हर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ एक A4 पेपर की सीट मंगवाई जा रही है, लेकिन आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ऐसे में प्रोसीजर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। ओके, अब इसी चीज़ की ऑडिट की जाती है। मान लीजिए A4 पेपर आपने खर्चा दिखाया कि मैंने 160 रुपये A4 पेपर खरीदने में खर्च किया है, तो ऑडिटर आपसे पूछेगा कि सर इसका अप्रूवल हमें दिखाइए। अब अगर आपने अप्रूवल नहीं दिया है, दैट मीन्स कि आपने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। अगर आप अप्रूवल शो करते हैं कि ये रहा सर, सर्कल हेड सर की परमिशन से ये हुआ है, तो बात खत्म हो जाती है। यही है फ्रेंड्स इंटरनल ऑडिट के बारे में। ठीक, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। इसी तरीके से लोन के बारे में होता है। कोई भी लोन आप अपने स्तर पर अगर पास करने में सक्षम नहीं है तो उसको आप सर्कल भेजते हैं, रैम में भेजते हैं, है ना। तो ये सब उसी के बारे में ही है। ओके, तो यहाँ पर बैंक का इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि बैंक में जो भी कंट्रोल इन्वायरमेंट है वो इफेक्टिव होना चाहिए। ओके, जो भी सिस्टम, प्रोसीजर, गवर्नेंस आप कर रहे हैं वो सारी इफेक्टिव होनी चाहिए। प्रोवाइड एन एश्योरेंस, इसमें एश्योरेंस होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए पर्याप्त हैं जो भी आपने मेथड यूज किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे नए टॉपिक की, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट्स, यानी कि रिस्क बेस्ड इंटरनल RBIA का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें पहला है रिव्यू पोटेंशियल इनहेरेंट रिस्क प्रोसेसेस एंड कंट्रोल इंस्टीट्यूटेड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस टू मिटिगेट देम। ठीक है, तो पोटेंशियल इनहेरेंट रिस्क जो भी हैं, प्रोसेसेस या कंट्रोल्स हैं, जो फर्स्ट या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के द्वारा होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, उनको मिटिगेट कैसे किया जा रहा है, इसका रिव्यू किया जाता है। सबसे पहला है कि फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। तो 1 मिनट के लिए रुक के दिखाई देता हूँ। लाइन ऑफ डिफेंस पहले यही पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट रिस्क। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंटिटीज हैव द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्रूव अ सुटेबल बिजनेस स्ट्रेटजी एंड इंश्योर प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क वेयरिंग कैपेसिटी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट जो होते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के, उनकी मुख्य प्रमुख मतलब जो है बेसिक जिम्मेदारी, प्राइमरी जिम्मेदारी होती है कि वो एक सुटेबल बिजनेस स्ट्रेटजी को अप्रूव करें और साथ ही साथ में रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क को भी अप्रूव करें इन अकॉर्डेंस विथ रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, जितनी उनकी रिस्क लेने की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने का काम और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाने का काम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट की होती है। द गवर्नेंस एंड एश्योरेंस फंक्शन हैव टू एक्ट एज स्ट्रांग इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस। जो बैंक का गवर्नेंस है, जो बैंक का एश्योरेंस फंक्शन है, उसे इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करना होता है। कहने मतलब कि बैंक में गवर्नेंस इस तरीके का हो, जैसा मैंने आपको बताया A4 पेपर के लिए अप्रूवल का प्रोसेस बताया, तो वो गवर्नेंस का पार्ट है। तो इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस है। अब होगा क्या, अगर A4 पेपर का अप्रूवल ना लेना पड़े तो भाई हो सकता है कि कोई व्यक्ति 10 पैकेट खरीदे और 20 पैकेट का बिल आपको सबमिट कर दे। इट इज़ पॉसिबल। उसी चीज़ को ही तो रोकने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो यही है लाइन ऑफ डिफेंस, गवर्नेंस एंड एश्योरेंस फंक्शन। RBI हैव फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग दीज इंटरनल डिफेंस बाय अपडेटिंग द सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये जो इंटरनल डिफेंस है इनको मजबूत करने की कोशिश की है। कैसे? सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस को इशू करके। अब यहाँ पर देखिए, ये हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स। बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए सुपरवाइजर काम कर रहा है। यहाँ पर आपके बोर्ड या बोर्ड की कमेटी हो गई, MD एंड CEO फ्रेंड्स ये सब के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ तक पूरा रहेगा, ये पूरा MD एंड CEO जैसे यहाँ तक ही दिखा रहा है, ऐसा नहीं, यहाँ तक पूरा MD एंड CEO का रोल होता है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, रिस्क टेकर बिजनेस फंक्शन। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, रिस्क ओवरसाइट यानी रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, रिस्क एश्योरेंस इंटरनल ऑडिट। ये 3 हो गए लाइन ऑफ डिफेंस, इन्हीं की बात वहाँ पर हो रही थी। तो देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है, रिस्क टेकर बिजनेस फंक्शन। जो भी लोग लोन दे रहे हैं, है ना, या फिर किसी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है बैंक, तो लोन दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो यहाँ पर बैठे होते हैं पहली लाइन ऑफ डिफेंस में रिस्क टेकर, हम लोग जो फ्रंट लाइन हैं,
लोन ऑफिसर हो गए, मैनेजर हो गए, हम लोग रिस्क टेकर हैं। लेकिन हम भी जब रिस्क ले रहे हैं तो उस समय भी क्या हम गलती करने की कोशिश करते हैं? आप बताइए। हमारी भी तो कोशिश रहती है कि हम लोन गलत ना करें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम भी फंस सकते हैं। तो ऐसे में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम हम लोग कर देते हैं। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस डिपार्टमेंट की बारी आ जाती है। वो होते हैं आपके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि आपने लोन जो है आगे बढ़ाया, फिर तुरंत ही वहाँ पर कौन आ गया? सर्कल ऑफिस का रोल आ गया, कंप्लायंस डिपार्टमेंट का रोल आ गया, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का रोल आ गया। वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। आपको वो फिर बचाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, ये चीज़ें इंश्योर करो तभी लोन पास होगा। कई बार हम लोग गुस्सा होते हैं कि सर्कल ऑफिस वाले बिना गाइडलाइन को फॉलो किए हुए एक भी पैसे का सुनते नहीं है। सारी गाइडलाइन पूरी होनी चाहिए। ओके, उसके पीछे कारण ये है कि आप वहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं, और मान लो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि मुझसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी सर्कल ऑफिस से भी बच जाती है, कोई चीज़ रह जाती है, तो वहाँ पर आपका इंटरनल ऑडिट रिस्क एश्योरेंस टीम आती है। यानी कि जो आपके इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं वो आपको बचाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज योर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, तो ये बात हो गई फ्रेंड्स हमारी लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। तो अब आपको ये बात समझ में आएगी। तो जो भी फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने आपको बताया रिस्क टेकर होते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके रिस्क कंट्रोल वाले होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस वाले होते हैं। तो इनके द्वारा जो भी रिस्क इनहेरेंट रिस्क के लिए जो भी प्रोसेसेस और कंट्रोल को बनाया गया है उनको रिव्यू करने की जिम्मेदारी RBIA की होती है। रिव्यू द सिस्टम टू इंश्योर कंप्लायंस विथ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो RBIA का उद्देश्य ये भी होता है कि उस सिस्टम को रिव्यू करना जिसमें कंप्लायंस को इंश्योर करना है, किसके साथ? लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ। यानी कि हम RBIA इंश्योर करेगा कि जो भी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की कंप्लायंसेस हैं वो प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आइडेंटिफाई डिफिशियंसीज इन कंट्रोल इन्वायरमेंट एंड मॉनिटर क्लोजर ऑफ एक्शन आइटम। कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो भी कमियां हैं, डिफिशियंसी हैं, उनको पहचानना और जो भी एक्शन आइटम हैं उनके क्लोजर के लिए मॉनिटरिंग करना। कहने मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट में कमी को पाया गया, उस कमी को RBIA ने बताया, जो है आपका रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ने बताया, और उसके बाद में मॉनिटरिंग भी करेगा कि जो इशू था वो ख़त्म हो जाए। एक्शन आइटम बनाएगा कि हाँ इसको ऐसे रिजॉल्व करना है, फिर उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। प्रोवाइड एश्योरेंस टू बोर्ड एंड टॉप मैनेजमेंट अबाउट द एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क इन बैंक्स ऑपरेशन। तो RBIA की जिम्मेदारी होगी कि वो एश्योरेंस प्रोवाइड करे, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, टॉप मैनेजमेंट को। किसके बारे में? कि जो भी हमारे पास में रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल फ्रेमवर्क है वो एडिक्वेट है, पर्याप्त है और इफेक्टिव है। ओके, और पर्याप्त और इफेक्टिव होने की वजह से रिस्क को हम प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। टू स्ट्रेंथन कंट्रोल एंड चेक्स टू इन्हेंस इफिशिएंसी इन बैंक्स ऑपरेशन। जो भी कंट्रोल्स और चेक्स हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि बैंक की ऑपरेशन की इफ़िशियंसी को बढ़ाया जा सके। ओके, तो जो भी जैसे पहले आपको याद हो चेक कितने भी अमाउंट का हो हम कस्टमर को कॉल नहीं करते थे। अभी आपको अगर पता हो 5 लाख या उससे ऊपर का अगर चेक जो है आता है तो उसके लिए कस्टमर को या तो आप कॉल करके कंफर्म करिए या कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके आपको डिटेल्स दे। तो ये वही है कि जो भी कंट्रोल्स और चेक्स हैं उनको और मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। टू इंश्योर दैट द इंस्ट्रक्शन एंड वेरियस इंटरनल पॉलिसी गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम आर एडहर टू। RBIA की को इंश्योर करना होगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन और डिफरेंट गाइडलाइन, इंटरनल गाइडलाइंस इशू की जाती हैं समय समय पर, उनको ध्यान दिया जाए। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है कि बैंक मैनेजर ने वो सर्कुलर ना देखा हो जिस सर्कुलर में कोई इंटरनल पॉलिसी गाइडलाइन इशू की गई है। मान लीजिए कि जो है 50 लाख रुपए तक का लोन स्केल 4 ऑफिसर कर सकता है, बाद में बैंक ने गाइडलाइन इशू कर दी कि नहीं अब सिर्फ जो है 30 लाख रुपए तक का ही कर पाएगा। हो सकता है कि इस सर्कुलर पर स्केल 4 ऑफिसर का ध्यान ना गया हो, उस केस में क्या होगा, वो 50 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन कर देगा मान लीजिए। तो एक तरीके से उसको क्या हुआ कि जो भी इंटरनल पॉलिसी गाइडलाइन थी उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में ये RBIA की जानकारी जिम्मेदारी होगी कि वो जो है इंश्योर करे कि जो भी इंटरनल पॉलिसी गाइडलाइंस हैं या जो भी इंटरनल इंस्ट्रक्शंस इशू होती हैं समय समय पर उनको एडहर किया जाए, उनको फॉलो किया जाए। तो वो
लोन ऑफिसर को या स्केल 4 ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा कि ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और उस लोन को कैंसिल करिए, जो भी करना है उस प्रोसेस को करना पड़ेगा। टू वेरीफाई वेदर देयर इज एनी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द एम्प्लॉय, ये भी देखा जाएगा कि क्या कोई ड्यूटी का त्याग तो नहीं कर रहा है। डिरेक्शन मतलब होता है फ्रेंड ड्यूटी का त्याग, क्या किसी एम्प्लॉय की तरफ से कोई ड्यूटी का त्याग तो नहीं किया जा रहा है, कर्तव्य का त्याग तो नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई गलत काम तो नहीं किया जा रहा है। टू वेरीफाई वेदर देयर इज एन ट्रांसग्रेशन ऑफ पावर एट वेरियस ऑपरेशनल लेवल, तो ये भी देखना होगा कि डिफरेंट जो ऑपरेशनल लेवल हैं वहाँ पर कहीं पर पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, तो ये भी वेरीफाई करना आरबीआईए की जिम्मेदारी होगी। जो मैंने आपको बताया कि 50 लाख का लोन नहीं सैंक्शन कर सकते, पर आपने किया हुआ है तो एक तरीके से वो भी यहाँ पर इंश्योर करने की ज़रूरत है कि पावर का मिसयूज हो रहा है, उसको भी इंश्योर करना आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ ब्रांच एक्सेस पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वनरेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी टू फ्रॉड एंड सजेस्ट मेजर टू प्रिवेंट द सेम, तो ब्रांचेस की वर्किंग या एक्सेस पॉइंट की वर्किंग को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि क्या उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, मतलब कोई कमजोरी है ना, जिससे कि फ्रॉड वगैरह हो सकता है, और इसको कैसे रोका जा सकता है उसका भी आइडिया आरबीआईए को ही देना होगा, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को। टू हेल्प इन एडहरिंग टू प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम एंड प्रोसीजर, प्रिवेंशन आर टाइमली डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ लैप्सेस इरेगुलरिटीज़, ठीक है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम है उसको एडहर करने में हेल्प करना आरबीआई की जिम्मेदारी होगी। जो भी प्रोसीजर्स हैं, प्रिवेंशन या टाइमली डिटेक्शन किया जाना चाहिए, जो भी लैप्सेस हैं या इरेगुलरिटीज़ हैं उनको प्रिवेंट किया जाना चाहिए या समय से डिटेक्ट किया जाना चाहिए, ताकि उन कमियों को, इरेगुलरिटीज़ को हम रेक्टिफाई कर सके, तो इसकी भी जिम्मेदारी आरबीआईए की होती है। टू वेरीफाई एडहेरेंस टू गाइडलाइंस एंड डायरेक्टिव्स इशूड बाय आरबीआई एंड अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या किसी दूसरी संवैधानिक अथॉरिटी के द्वारा, जो भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा जो भी गाइडलाइंस या डायरेक्शंस इशू किए जाते हैं, उनको हम बैंक जो है एडहर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको वेरीफाई करने की जिम्मेदारी आरबीआईए की होती है। टू एग्जामिन दैट बैंक्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मेट, ये भी इंश्योर करना होता है कि जो बैंक का गोल है, उद्देश्य है, वो मीट हो रहा है। आल्सो टू इंश्योर दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसेसेस आर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, ये भी इंश्योर करना है कि जो बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रोसेस है वो इफेक्टिव है और इफिशिएंट है, पर्याप्त है। ओके। टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल एंड गवर्नेंस प्रोसेस, हमें रिस्क मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो भी कंट्रोल है बैंक का, गवर्नेंस प्रोसेस है या रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने की ज़रूरत है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इंटरनल ऑडिटर्स ड्यूरिंग देयर इंस्पेक्शन शुड कंटिन्यू टू कैप्चर ब्रीचेज, है ना। जो भी इंटरनल ऑडिटर्स होंगे अपने इंस्पेक्शन के दौरान वो क्या करेंगे, जो भी ब्रीच हुआ है या नॉन कंप्लायंस हुआ है उनको कैप्चर करेंगे, उनको देखेंगे, पता करेंगे एंड रिपोर्ट द सेम टू चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, और इसकी रिपोर्टिंग चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सीसीओ के पास करेंगे, सेंट्रल ऑफिस को करेंगे, अंडर द कॉपी टू रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एट रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस एंड रिस्पेक्टिव रीजनल एंड जोनल हेड। तो जो भी इंटरनल ऑडिट के दौरान जो भी आपको ब्रीचेज मिलेंगे, नॉन कंप्लायंस मिलेंगे, उसको आप इकट्ठा करोगे और उसकी रिपोर्ट आप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को करोगे, साथ ही साथ अपने हेड ऑफिस को भी करोगे। रीजनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस में जो आपके रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको भी ये डिटेल्स शेयर की जानी चाहिए। ओके, फिर ये बात हो गई थी फ्रेंड्स हमारी लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। तो यहाँ पर हमने बात की फ्रेंड्स जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा जो भी प्रोसेस या कंट्रोल्स बनाए गए हैं, किसके लिए, इनहेरेंट रिस्क को, जो छिपे हुए रिस्क हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको रिव्यू करना आरबीआईए की जिम्मेदारी होती है। बैंक में कंप्लायंस को इंश्योर करना, चाहे वो लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाली कंप्लायंस हो, उनको इंश्योर करना बैंक की जिम्मेदारी होती है। और ये कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका रिव्यू करने की जिम्मेदारी आरबीआईए की होती है। जो भी हमारे कंट्रोल इन्वायरमेंट में डिफिशियंसी हैं, कमियां हैं, उनको फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना हमारी आरबीआईए की जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ में
जब तक वो डिफिशियंसी ख़त्म ना हो जाए तब तक उसकी मॉनिटरिंग करने की भी जिम्मेदारी आरबीआईए की होती है। साथ ही साथ में आरबीआईए एश्योर करेगा, एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, टॉप मैनेजमेंट को, कि जो बैंक का रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल फ्रेमवर्क है वो पर्याप्त है और इफ़ेक्टिव है। ओके, ये भी जिम्मेदारी उसी की होगी। उसके बाद में बैंक की ऑपरेशन जो कंट्रोल और चेक्स हैं उनको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी कंट्रोल्स और चेक्स बैंक में पहले से चले आ रहे हैं उनको स्ट्रेंथन, मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि जो बैंक की ऑपरेशंस है उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाया जा सके। समय समय पर जो भी पॉलिसी गाइडलाइंस इशू होती हैं, इंटरनल गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस इशू होती हैं, उनको देखना होगा कि जो समय समय पर ये गाइडलाइंस इशू हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको आरबीआईए फाइंड आउट करेगा। उसके बाद में किसी एम्प्लॉय के द्वारा अपने काम में अगर गड़बड़ी है तो उसको वेरीफाई करने की जिम्मेदारी भी आरबीआईए की होती है। साथ ही साथ में बैंकों में डिफरेंट लेवल पर जो लोग हैं वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, इसको भी वेरीफाई करने की जिम्मेदारी आरबीआईए की होती है। उसके बाद में जो ब्रांचेज हैं उनकी वर्किंग को, जो एक्सेस पॉइंट है उनकी वर्किंग को एग्जामिन करना और उनको में देखना कि क्या कोई फ्रॉड वगैरह है ना तो नहीं हो रहा है, और अगर कोई कमी है तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा उसके लिए गाइडलाइंस इशू करना या आइडिया देना। उसके बाद में जो भी प्रिस्क्राइब सिस्टम है, प्रोसीजर है बैंक का, उसको एडहर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जो भी कमियां हैं, लैप्सेस हैं, कमियां हैं, इरेगुलरिटी है मतलब हम गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसको टाइमली डिटेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करना, रेक्टिफाई करना, ये भी जिम्मेदारी आरबीआईए की होती है। जो भी आरबीआई या दूसरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा गाइडलाइंस इशू की जाती है, डायरेक्टिव्स इशू की जाती हैं, उनको हमें एडहर करने की ज़रूरत होती है। हमें ये भी देखना होगा कि बैंक का गोल या ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी एग्जामिन करने की जरूरत होगी। कौन करेगा ये सारी बातें? आरबीआईए ही करेगा। हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि जो हमारी कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव है और इफ़िशियंट है। उसके बाद में इवेल्युएट करना होगा, साथ ही साथ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी किसकी? रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल और गवर्नेंस प्रोसेस की इफ़ेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने और इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत होती है। इंटरनल ऑडिटर अपने इंस्पेक्शन के दौरान जो भी ब्रीचेज या नॉन कंप्लायंस पाएंगे उसको कैप्चर करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसकी रिपोर्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सीसीओ को करेंगे। साथ ही साथ में आपके जो हेड ऑफिस है उसके रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को, रीजनल ऑफिस हो चाहे जोनल ऑफिस हो, है ना, हेड ऑफिस को भी भेजेंगे, कॉपी करेंगे किसको? जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस को भी, और साथ ही साथ में जोनल हेड और रीजनल हेड के नॉलेज में भी ये डिटेल्स लाई जाएंगी। ओके, उसके बाद हमने बात की थी लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट रिस्क की। तो इसमें ये पता चला था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी के या बैंक के, उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक सुटेबल बिजनेस स्ट्रेटजी बनाएं और साथ ही साथ में रिस्क मैनेजमेंट की भी जो है एक स्ट्रेटजी वो बनाएं। ओके, रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी उनकी जो कैपेसिटी, उसके रिस्क वेयरिंग कैपेसिटी उसके हिसाब से ही बनाते हैं। गवर्नेंस जो होता है बैंक का या एश्योरेंस फंक्शन जो होता है बैंक का, वो जो है इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करता है। आरबीआई इन इंटरनल जो डिफेंस है इनको मजबूत करने पर जोर देता है। कैसे? सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस को इशू करके। आरबीआई इशू करता है इंस्ट्रक्शन कि आपको अब ये करने की ज़रूरत है और बैंक उसको फॉलो करते हैं। जैसे आरबीआई ने बोला कि 50,000 रुपये से ऊपर की अगर ट्रांजैक्शन है कैश में तो आप पैन कार्ड लीजिए। अब अगर पैन कार्ड आप लेते हैं तो फ्रॉड होने के चांसेस बच जाते हैं। तो ये एक तरीके से आपका इंटरनल डिफेंस था कि जो भी कैशियर है वो चेक करेगा कि 50,000 से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन डिपॉजिट की ना होने पाए, है ना। तो इंटरनल डिफेंस थी ये आपकी। इसमें सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू की कि 50,000 से ऊपर के लिए आपको ऐसा करना है। तो आपने ऑब्वियसली आपकी जो डिफेंस लाइन थी वो स्ट्रेंथन हो गई, मजबूत हो गई। फिर हमने इसमें देखा ये चार्ट जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर्स यहाँ पर आते हैं, सुपरवाइजर अलग हैं, और ये पूरा का पूरा आरबीआईए का फ्रेमवर्क है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रिस्क टेकर आते हैं जो कि एमडी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सब से इनका रिलेशन होता है फ्रेंड्स। ओके,
तो रिस्क टेकर आते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपके आते हैं रिस्क टेकर, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में रिस्क ओवरसाइट जिसे रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस कहते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में रिस्क एश्योरेंस जिसे इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। ठीक है, तो बस ये बातें अगर आप याद रखें तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होप आपको पसंद आया होगा।